हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारे अलग अलग विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी पेश की हमारे सामने। तो उसी में से आज हम बात करने वाले हैं कि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने जो इंटेलिजेंस है उसको बोला कि इसमें मल्टी फैक्टर होते हैं। जो इंटेलिजेंस होती है ना उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि हमें अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब ये सिंपल से बात है, अमेरिका के रहने वाले थे ये। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा कहाँ गया। चलिए ठीक है, तो थॉर्नडाइक के बारे में सबसे पहली बात ये आती है कि ये अमेरिका के रहने वाले थे। फुल नेम इनका, क्योंकि हम तो शॉर्ट नेम से इनको जानते हैं, थॉर्नडाइक हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो पूरा नेम है वो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1874 को, जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जगह का नाम भी दे रखा है। फिर है ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन कैट, डॉग, फिश, मंकीज एक्सेट्रा। मतलब इन्होंने जब अपना ये थ्योरी रखी सामने कि जो इंटेलिजेंस है उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मल्टी फैक्टर्स होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। बिल्ली के ऊपर, कुत्ते के ऊपर, मछली के ऊपर, और जो मंकीज हैं, बंदर हैं, उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्योंकि हम भी कोई चीज़ जब बनाना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही रिजल्ट जब पूरा अच्छा बन जाता तभी पेश करते हैं। तो इन्होंने भी इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, थॉर्नडाइक इज प्रोमिनेंटली नोन फॉर हिज ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्योंकि जो थॉर्नडाइक है ये मल्टी फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब इन्होंने इस थ्योरी को भी दिया है, प्लस इनको ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दी गई है, जो कि बहुत यूज होती है हमारी। ठीक है, इतना तो मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को भी नहीं जाना जाता जितना कि ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है थॉर्नडाइक की उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। या सीटेट की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे सवाल जो हैं इस थ्योरी से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कि इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसका फादर भी कहा जाता है। और डेथ की बात करें तो इनकी जो डेथ हुई थी वो 9 अगस्त 1949 को हुई थी, यानी कि डेथ और बर्थ एक ही महीने में जो था इनका हुआ था। ठीक है, बाकी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में ही इनका जन्म हुआ था। सॉरी, यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ था और वहीं पे इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। क्योंकि ट्रायल एंड एरर तो मैं इस पर वैसे वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ, अगर किसी ने देखना हो तो सर्च करके देख सकते हैं। वो हिंदी मीडियम में थोड़ी सी मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है उसको। ठीक है, और लिखी हुई मैंने बाइलिंगुअल है ताकि हिंदी वाले भी उसको देख सकें और इंग्लिश वाले भी देख सकें। ठीक है, तो हम मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक की बात करें तो लिखा है कि थॉर्नडाइक वॉज एन एसोसिएशनिस्ट एंड ही अपोज्ड द थ्योरी ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो क्योंकि जो स्पीयरमैन थे उन्होंने 2 फैक्टर दिए थे इंटेलिजेंस के। ठीक है, एक इन्होंने दिया था एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, और दूसरा दिया था उन्होंने जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर। तो इन्होंने क्या किया है, जनरल जो फैक्टर है इंटेलिजेंस का उसको ज़्यादा इन्होंने अपोज किया हुआ है। ही प्रपोज्ड दैट दे आर स्पेसिफिक स्टिमुली एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। जब इन्होंने इस पे कैट पे, डॉग पे जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि ये क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्स है हर चीज़ का, जो एक कॉमन जो रिस्पॉन्स है वो सभी ने किया। मतलब उन्होंने, अगर उनके सामने आगे एक्सपेरिमेंट आएंगे तो उन्होंने उनको कोई सिचुएशन में रखा तो उन्होंने एक टाइप का बिहेव तो सबने किया ही किया था। ठीक है, इंटेलिजेंस इज नथिंग मोर देन अ convenient name for almost infinite number of actual or potential specific connections between these stimuli and response। ठीक है, सॉरी आज थोड़ा गला खराब है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी इंटेलिजेंस इज said टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ मल्टीट्यूट ऑफ मल्टीटेड लिखा है कुछ। ठीक है, ऑफ सेपरेट फैक्टर्स और एलिमेंट्स ईच बिंग अ मिनट एलिमेंट्स और एबिलिटी। सिंपल सी बात है, इंटेलिजेंस को इन्होंने बोला है कि जो इंटेलिजेंस है वो हमारी एक टाइप की एबिलिटी होती है, एक टाइप की स्पेसिफिक या जो हमारी एबिलिटी होती है उसको इंटेलिजेंस इन्होंने बोला हुआ है। A mental act involve a number of these minute elements operating together।
कि एक दिमागी तौर पे हम एक एक्ट करते हैं या किसी भी हमें सिचुएशन को सोचने के लिए दिया जाता है, तो हम किस तरह से साथ में मिलकर अपने यूज़ करके उस चीज़ का सोल्यूशन करते हैं। इफ़ एनी टू टास्क आर कोरिलेटेड, अगर कोई दो टास्क हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज ड्यू टू द कॉमन एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द टू टास्क। मतलब इन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास दो टास्क हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको जुड़ा हुआ तब माना जाएगा जब उसको सोल्यूशन करने के लिए हम एक तरह का रास्ता अपना सकें। ऐसा ना हो कि एक बिल्कुल अलग ही सवाल हो, एक मैथ का तुम्हें सवाल दे दिया गया है, एक साइंस का सवाल दे दिया गया है, तो तुम एक तरह से उसको सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। लेकिन मैथ के ही दो अलग अलग फॉर्मूले आपको दे दिए जाएं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप एक तरह की चीज़ों को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है वो लिखी है कि इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू थिंक, यानी इंटेलिजेंस क्या है, हमारे अंदर की क्षमता सोचने की, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों से उसको सीखना, टू सॉल्व प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान करना, एंड टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन, आपको किसी भी सिचुएशन में रहना पड़ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, तो आप किस तरह से खुद को वहाँ पे ढाल लेते हैं। क्योंकि अगर हम अपने बचपन से घर परिवार में रहें, अचानक से आपको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाए, तो वहाँ आप किस तरह से अपने आप को एकदम से ढाल लेते हैं कि कोई बात नहीं, अब मैंने यहीं पे रहना है, मन को मना लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन मैनी ह्यूमन बिहेवियर, हमारा जो बर्ताव होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, उस पर इंटेलिजेंस का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी कम इंटेलिजेंस ही उनके अंदर होती है, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, खुद की जो इमोशंस हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, ना ही उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं। तो इंटेलिजेंस जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मानव का जो व्यवहार है उसको बहुत प्रभावित करती है। डेफिनेशन दे रखी है अल्फ्रेड बिनेट ने, उन्होंने बोला है फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस डिफाइन, यानी इंटेलिजेंस जो टेस्ट था वो अल्फ्रेड बिने ने ही दिया था, ठीक है। तो इन्होंने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है कि इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल एंड अंडरस्टैंड वेल। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि वो व्यक्ति इंटेलिजेंस है या वो चीज़ इंटेलिजेंस है जिसमें आप चीज़ों को अच्छी तरह से जज कर पाते हो और उसे समझ पाते हो, ठीक है। उसके बाद थॉर्नडाइक की डेफिनेशन की बात करें तो उन्होंने लिखा है वंस कैपेसिटी टू डील इफेक्टिवली विद सिचुएशंस, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इंटेलिजेंस क्या है, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग, जिन्होंने ये थ्योरी दे रखी है, उन्होंने कहा है कि ये वो क्षमता है एक व्यक्ति की, वो किस तरह से किसी सिचुएशन को इफेक्टिवली डील कर पाता है। आपके सामने कोई समस्या दे दी तो आपको घबराना नहीं है, आप किस तरह से इस समस्या के बारे में सोचते हो, आप हाइपर तो नहीं हो जाते कि मैं इस समस्या को कैसे सॉल्व करूँगा। आप शांत रहते हो, आराम से पहले सोचते हो कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका आप सोल्यूशन करते हो। कई बार तो आपको प्रॉब्लम ध्यान से सुनते नहीं है बच्चे और सोल्यूशन उसको करने लग जाते हैं। जब आपको समस्या ही नहीं पता चल पा रही है कि मुझे सॉल्व क्या करना है, तो आप फिर कैसे उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो थॉर्नडाइक ने और भी कहा है कि थॉर्नडाइक हैज़ गिवन 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर 3 टाइप की इंटेलिजेंस हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, ठीक है। पहली है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, दूसरा है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और तीसरा है सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के बारे में। इट कंसिस्ट इन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स प्रेजेंटेड इन फॉर्म्स ऑफ सिंबल, वर्ड्स, नंबर्स एंड डायग्राम, द एबिलिटी टू वर्बल एंड सिंबॉलिक थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो होती है जिसमें हमारे सामने कोई भी समस्या जो होती है वो किसी संकेत के माध्यम से, कोई वर्ड्स हो सकता है, कोई नंबर हो सकती है, या फिर कोई डायग्राम हो सकता है, तो हमें उस समस्या को समझ के उसका जो सॉल्यूशन है वो करना है, ठीक है। क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना जिनको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा गुस्सा है, हमारी हंसी है, ठीक है, हम जब रोते हैं या फिर हम हंसते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम छू नहीं सकते, हम इन चीज़ों को कहते हैं सिर्फ फील कर सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वो है कि आप उन चीज़ों के बारे में भी सोच पाएँ जो आपके सामने
नहीं है, ठीक है। यानी आप बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे अंदर जो एक इमेजिनेशन पावर है वो इससे जुड़ जाती है। तो हम हमारे टीचर अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम देते हैं तो हम कई बार अपने माइंड में उसकी इमेज बना पाते हैं और सॉल्यूशन का माइंड में ही आंसर दे पाते हैं, ठीक है। हमें पेन पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है मैकेनिकल कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है उसका क्या मतलब है? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस वो होती है जिसमें जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो वो किसी भी चीज़ को देखकर ही सीखता है, उसका यूज़ कर कर ही सीखता है। अगर मैं बच्चे को, जैसे इसमें क्यूब दे रखा है, अगर मैं छोटे बच्चे को बोलूँ कि मैं आपको क्यूब के बारे में बताने वाली हूँ कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, लेकिन वो बच्चा छोटा है, मुझे उस बच्चे को क्यूब सिखाने के लिए क्यूब लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। पता नहीं इसे शायद क्यूब ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो मुझे इस चीज़ को वहाँ बच्चों को लेके जाना पड़ेगा और उसको उसके हाथ में देना पड़ेगा, देख बेटा खुद ही इसको ट्राई करके देख, या फिर मैं इसको सॉल्व करने का तुझे फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको माइनस सिखा रही हूँ या मैं प्लस सिखा रही हूँ, तो मुझे बच्चे को या फिर कोई बनाना लेके जाना पड़ेगा, बॉटल्स के थ्रू उसको दिखाना पड़ेगा कि बेटा देख मेरे हाथ में 2 बोतल हैं, अगर मैंने एक बोतल जो है तेरे दोस्त को दे दी तो मेरे पास कितनी बोतल बची? तो वो बोलेगा मैम मेरे पास, आपके पास जो है वो 1 बोतल बची है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही नॉर्मली छोटे बच्चे को बोलूँ कि आपके पास 5 पेंसिल हैं और आपने 3 इसको दे दी तो आपके पास कितनी बची, तो बच्चा इतनी जल्दी से नहीं सोच पाएगा, या तो वो लिख के सॉल्व करेगा या फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अब कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या होती है, इसमें बच्चा इमेजिनेशन नहीं कर पाता है चीज़ों के बारे में, उसको लिख कर या देख कर ही वो समझ पाता है। सोशल इंटेलिजेंस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सोशली इतने ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है, लोगों से बात करने का तरीका हमें पता लगने लग जाता है धीरे धीरे करके। अब आप छोटे भी हो गए तो मान लो आप 12-13 साल के भी हो, घर में गेस्ट आ गए तो आप उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लगेगा कि मैं उनसे क्या बात करूं, है ना, मैं उन्हें कैसे ट्रीट करूं, मैं उन्हें कैसे पानी पूछूं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपके घर में गेस्ट आए तो उनको सबसे पहले पानी पूछना है, चाय बना के देनी है या उनसे बातचीत करनी है। लेकिन जैसे जैसे आप 22 से 30 साल जितने भी आगे बढ़ते चले जाते हो तो आपको पता लग जाता है कि घर में कोई मेहमान आया है तो मुझे उनसे किस तरह को उनको उनका रहन सहन देखना है, उनको पूछना है कोई चीज़ की कमी है, बड़ी है, कुछ भी चीज़, ठीक है। तो सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप समाज में किस तरह से बातें कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि लोगों से ज़्यादा बात करने में हिचकिचाते हैं, अपने में रहना पसंद करते हैं, तो वो ज़्यादा सोशली घुल मिल नहीं पाते हैं। 4 एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। सबसे पहले है लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड, ठीक है। लेवल की बात करें तो दिस रेफर्स टू द डिफ़िकल्टी ऑफ अ टास्क दैट कैन बी सॉल्व। अब इंटेलिजेंस में सबसे मेन क्या चीज़ आती है, लेवल है। लेवल का मतलब ये है कि मैं बच्चे की इंटेलिजेंस को देखना चाहती हूँ तो मुझे उसका लेवल भी तो देखना पड़ेगा ना, मुझे उस समस्या देखनी पड़ेगी कि मैं एक कहीं पहली क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास की कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा। ऑफकोर्स फर्स्ट क्लास का बच्चा 10वीं क्लास की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, फर्स्ट क्लास के बच्चे को मुझे फर्स्ट क्लास के लेवल का ही कोई प्रॉब्लम देना पड़ेगा तभी वो समझ पाएगा, ठीक है। तो दिस रेफर्स टू द डिफिकल्टी ऑफ अ टास्क दैट कैन बी सॉल्व, कि मुझे इस प्रॉब्लम का जो है लेवल देखना होगा। If we think of all test items arranged in a sequential order of increased difficulty, then the height that we can ascend on this ladder of difficulty determines our level of intelligence, ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि ये जो हम कोई भी हम बच्चों को हमने आइटम दे दिया, कोई प्रॉब्लम दे दी है, तो उसको हम सीक्वेंशली ऑर्डर में रखते हैं ताकि प्रॉब्लम थोड़ी सी अच्छे से बच्चा सॉल्व कर पाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्लास का जो बच्चा होता है उसको प्लस माइनस इस तरह के ही मैथ दिए जाते हैं, धीरे धीरे करके उसको मल्टीप्लाई सिखाई जाती है, फिर इसको डिवाइड सिखाया जाता है, फिर इसको कुछ और चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर इसको शेप्स सिखाई जाती हैं। तो जब भी हम बच्चे को प्रॉब्लम देते हैं तो अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ें देते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा है, कुछ उसको कोई और प्रॉब्लम देंगे, फिर कुछ और, फिर कुछ और, ठीक है, इस तरह से। रेंज की बात करें तो दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी दैट वी कैन सॉल्व, ठीक है। तो ये रेफ़र करता है कि टू द नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी, ठीक है, दैट वी कैन सॉल्व। इसमें हम बच्चों को कोई भी डिफ़िकल्टी सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। थियोरेटिकली एन इंडिविजुअल प्रोसेसिंग अ गिवन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस शुड बी एबल टू सॉल्व द होल रेंज ऑफ टास्क, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इसमें बच्चे की एक इंटेलिजेंस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उतनी समझ होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ठीक है। रेंज इज़ डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय लेवल
but also by the breadth of experience and by opportunity to learn। अब किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस की रेंज को मैंने देखना है तो मुझे ये चीज़ भी देखनी होगी कि बच्चे को कितना एक्सपीरियंस मिला है और कितना उसे अपॉर्चुनिटी मिली है किसी भी चीज़ को सीखने की। इन इंटेलिजेंस टेस्ट रेंज इज रिप्रेजेंट बाई आइटम्स ऑफ इक्वल डिफ़िकल्टी। ठीक है, अगर हम बहुत सारे बच्चों को इक्वल डिफ़िकल्टी देते हैं तो हम उसमें से देख पाते हैं कि कौन सा बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया है या नहीं कर पाया है, या फिर कौन सा बच्चा कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया है। एरिया की बात करें तो इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, इट रेफर्स टू द total number of situation at each level to which the individual is able to respond। area is the summation of all the ranges at each level of intelligence proceed by an intelligence। ठीक है, तो प्रॉब्लम का जो एरिया है वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। बाकी रही बात स्पीड की, तो स्पीड में आता है कि दिस इज़ द रैपिडिटी विद विच एन इंडिविजुअल कैन रिस्पॉन्ड टू आइटम। ठीक है, कि बच्चा कितनी स्पीड में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पा रहा है, रिस्पॉन्स कर पा रहा है। स्पीड एंड एल्टीट्यूड आर पॉजिटिवली रिलेटेड, कि जो स्पीड हमारी होती है और समझने की जो क्षमता होती है वो आपस में सकारात्मक रूप में जुड़ी हुई होती है। स्पीड इज़ मच क्लोजली बाउंड up with the altitude then are the other attributes। we should not therefore emphasize speed too much in our intelligence test। ठीक है। बाकी थोड़ा सा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो द टास्क कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द ईजियर एस्पेक्ट टूवर्ड्स इज डिफ़िकल्ट साइड। जब भी हम बच्चों को कोई टास्क देते हैं तो हमें सबसे पहले बच्चों को थोड़ा सा ईजी टास्क देना है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा इजी टास्क देते हैं वो उसको सॉल्व कर पाता है तो उसके अंदर एक इंटरेस्ट आ जाता है कि चलो ठीक है मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो मैं नेक्स्ट भी कर लूँगा। अगर शुरुआत में उसको डिफ़िकल्टी वाला कोई प्रॉब्लम दे दोगे वो सॉल्व नहीं कर पाएगा तो उसको कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं पूरी तरह से लो हो जाएगा और उसको लगेगा कि मैं तो पहले सवाल ही नहीं ठीक कर पाया तो अगले सवाल कैसे ठीक करूँगा, है ना। दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर द टीचिंग मेथड ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये जो टीचर अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे हो जाएगा। ठीक है। कंक्लूजन में आता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द टीचिंग एंड लर्निंग। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ये जो थ्योरी है बहुत फ़ायदेमंद है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी चाइल्ड कैन एक्वायर नॉलेज बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, गलतियाँ करके बच्चा ट्राई करेगा, गलतियाँ करेगा, फिर सीख जाएगा। सॉरी। थ्रो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस चाइल्ड कैन वेल इंटरेक्ट विद इन अ सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि बच्चे को जब अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस जो होती है बच्चे को समाज में इंटरेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये पूर्णतः से यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका मन करता है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।